नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूंगा, क्योंकि धारा 126 है जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ की बात होती है। तो एक स्टोरी हस्बैंड वाइफ के ही लिए होगी आज। एक व्यक्ति है जो अपने पड़ोसी का मर्डर करके और अपनी छत पे से आता है कूदता हुआ, बाथरूम में जाता है, नहाता है और फिर ये सब देख रही अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि आज तो मैं अपने पड़ोसी एक्स वाई जेड का मर्डर करके आया हूँ और जितनी भी उसके घर में ज्वेलरी रखी रखी थी वो सारी ज्वेलरी ले आया हूँ जो मुझे तेरे लिए गिफ्ट देनी है। अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इनको तुझे गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड आज की डेट में बात करें तो 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहती है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो ऐसे कम्युनिकेशन को बताने के लिए ना तो हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंपेल किया जा सकता है और ना ही वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंपेल की जा सकती है। कंपेल का मतलब कि अगर बाई चांस वो कहें कि जी हम अपनी मर्जी से बताना चाहते हैं, वाइफ कहे मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपनी मर्जी से बताना चाहती हूँ, वाइफ कहे और हस्बैंड कहे कि मैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट अपनी मर्जी से बताना चाहता हूँ, तो उनको परमिट भी नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 122 इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं। कंपेल भी नहीं किया जाएगा, बाध्य भी नहीं किया जाएगा एंड परमिट भी नहीं किया जाएगा। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यहां पर हस्बैंड ने ऑफेंस किया है मर्डर का, चोरी का भी साथ में, और कम्युनिकेशन किया है अपनी वाइफ से। तो क्या यहां पर वाइफ इस एक्यूज के अगेंस्ट एज ए विटनेस बुलाई जा सकती है? और अगर एज ए विटनेस बुलाई जा सकती है तो क्या उसे वो सब पूछने के लिए कंपेल किया जा सकता है जो उसके हस्बैंड ने उससे कहा या जो उस रात उसके हस्बैंड ने किया, उस सब के बारे में क्या इसकी वाइफ को कंपेल किया जा सकता है कि आप आइए और आप बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ? तो नमस्कार दोस्तों, इसी बात का आज मैं जवाब दूंगा। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है, देखिए सेक्शन है 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले 120 हुआ करती थी। बड़ी ही छोटी सी सेक्शन है और बाकी सब लोग इसको पढ़ा भी 2 या 3 मिनट में देते हैं। बट देखिए मेरे बस की नहीं है दोस्तों 2 या 3 मिनट में मैं पढ़ा दूं। उसके पीछे का कारण ये है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि शायद यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। तो मुझे उन क्वेश्चंस का जवाब दिए बिना चैन नहीं आता, इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। बट डेफिनेटली आपको बहुत सारा सीखने को मिलता होगा। अगर ये बात सच है तो वीडियो को लाइक करके बताइए और कमेंट करके भी बताइए कि हाँ ये बात सच है। तो पहले मैं आपको इस सेक्शन की लैंग्वेज दिखाता हूं और पहले मैं ये बताता हूं कि ये सेक्शन अलग से लिखने की जरूरत क्या पड़ी। हेडिंग क्या कहता है? कंपिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टेन केसेस। थोड़ा वर्ड्स पर फोकस करेंगे इधर जरा। कंपिटेंसी अर्थात सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कंपिटेंसी की बात हुई थी कि विटनेस कौन पर्सन है जिसको टेस्टिफाई किया जा सकता है, कौन पर्सन होगा, कंपिटेंट विटनेस किस तरीके से पहचाना जाएगा। सेक्शन 125 में भी कंपिटेंसी की बात हुई जब विटनेस डम है, जब हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, तब भी वहां पर चेक करना है कि कौन सा व्यक्ति कंपिटेंट होगा या नहीं होगा। तीसरा, हस्बैंड या वाइफ, क्या ये लोग भी कंपिटेंट विटनेस हो सकते हैं बट इन सर्टेन केसेस? क्या कुछ निश्चित केसों में? यहां पर सभी केसों की बात नहीं हो रही क्या? हाँ, बिल्कुल सभी केसों की बात नहीं हो रही है।
जब सर्टेन केसेस लिखा है तो कुछ ना कुछ तो लेजिस्लेचर ने यहां पर छिपाकर लिखा है। मैं क्यों इस सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए every person can be a competent witness provided he is not prevented from understanding the question and giving its rational answer by tender ear, by extreme old age, by disease whether mind or body, or any other cause of same kind। अगर किसी भी व्यक्ति को ये 5 बातें जो दो तो उम्र से संबंधित हैं, 2 बीमारियों से संबंधित हैं और जो 5वां है वो इनमें से मिलता-जुलता कोई और कारण हो सकता है। तो 2 जब उम्र की बात करते हैं तो बहुत छोटी उम्र के कारण किसी व्यक्ति, ये उम्र जो है बहुत छोटी उम्र किसी व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से नहीं रोक रही हो और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से नहीं रोक रही हो, या बहुत ज्यादा उम्र का होना किसी व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से ना रोक रही हो, उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से ना रोक रही हो। बीमारियों की बात करें तो कोई शारीरिक बीमारी है जो उस किसी भी व्यक्ति को, ऑल पर्संस, किसी भी व्यक्ति इंक्लूडिंग हस्बैंड एंड वाइफ, अगर उनको ये डिजीज चाहे वो बॉडीली है चाहे वो माइंड की है, अगर क्वेश्चन समझने से नहीं रोकती है और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से नहीं रोकती है तो फिर सभी पर्सन कंपिटेंट विटनेस होंगे, इंक्लूडिंग हस्बैंड एंड वाइफ, जो क्वेश्चन समझ सकते हैं और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे सकते हैं। तो अलग से ये सेक्शन लिखने की जरूरत क्या पड़ गई थी? और इसमें कहा भी यही जा रहा है, देख लो, इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज टू द सूट and husband or wife of any party to the suit shall be competent witness। सिंपल क्या कह दिया इन्होंने? इन्होंने सिंपल कह दिया कि सिविल प्रोसीडिंग्स में पार्टीज की वाइफ एंड पार्टीज की हस्बैंड ये कंपिटेंट विटनेस होंगी। सिविल मैटर्स में देखिए पार्टी वर्ड यूज हुआ है और पार्टीज के ये स्पाउस कह सकते हैं आप। अगर पार्टी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ कंपिटेंट विटनेस हो सकती है और अगर पार्टी वाइफ है तो उसका हस्बैंड कंपिटेंट विटनेस हो सकता है इन सिविल केसेस। पार्टी सिविल प्रोसीडिंग्स में पार्टीज की बात हुई। अब क्रिमिनल केसेस में देख लीजिए, सबसेक्शन 2 कहती है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा कि संयोगवश मेरे सामने एक वीडियो आ गई, इसी सेक्शन की वीडियो थी और 2 से 2.5 मिनट की वीडियो थी। जब मैंने उसको सुना तो उसमें वो सज्जन कह रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस चैनल का, वो सज्जन कह रहे थे कि इस सेक्शन में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हस्बैंड या वाइफ ऑफ सच पर्सन रेस्पेक्टिवली शैल बी कंपिटेंट विटनेस। तो उन्होंने ये कहा कि एक्यूज अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ इसके अगेंस्ट कंपिटेंट विटनेस हो सकती है। ये बात कहती है 126 और सबसेक्शन 2। दोस्तों ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। आप चेक करिए उन्होंने अगेंस्ट हस्बैंड क्यों बोल दिया भैया? कि वाइफ जो होगी इन फेवर ऑफ एक्यूज विटनेस नहीं हो सकती क्या? क्या इसको रोका गया है कि वाइफ हस्बैंड के फेवर में विटनेस नहीं हो सकती? क्या ये सेक्शन केवल और केवल हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ का विटनेस होना अलाउ करती है? नहीं, उन्होंने गलत पढ़ लिया दोस्तों। ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हैं उस व्यक्ति का हस्बैंड या उस व्यक्ति की वाइफ शैल बी कंपिटेंट विटनेस, नॉट कि उसके अगेंस्ट। ये बात तो साइलेंट है कि अगेंस्ट होंगी या फेवर में होगी, ये तो साइलेंट है यहां। बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी व्यक्ति के अगेंस्ट है तो ये अगेंस्ट का मतलब एक्यूज के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ना कि एक्यूज के अगेंस्ट गवाही देने के लिए वाइफ और हस्बैंड विटनेस हो। अगेंस्ट भी हो सकते हैं और फेवर में भी हो सकते हैं। अगर आपने केवल अगेंस्ट बोला तो वो आधा सत्य है, और पूर्ण सत्य का मतलब आप खाली छोड़ देंगे, उसको बोलेंगे ही नहीं, और एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर आप दोनों बोलेंगे कि फेवर में भी हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ और उसके अगेंस्ट भी विटनेस हो सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी हो सकते हैं और सिविल प्रोसीडिंग में भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या था भाई समझाने वाला?
अच्छा देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पार्टी वर्ड क्यों नहीं यूज किया कि पार्टीज के हस्बैंड एंड पार्टीज के वाइफ? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक पार्टी तो स्टेट होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, और प्रोसिक्यूशन तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी वाइफ तो हो ही नहीं सकती, ना उसका हस्बैंड हो सकता। लेकिन पहले सिविल मैटर में तो दोनों तरफ पार्टी पर्सन हो सकती है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, तो उनकी वाइफ एंड हस्बैंड भी हो सकते हैं। इसलिए जब सिविल मैटर लिखने पड़े तो पार्टी एंड पार्टीज के हस्बैंड एंड वाइफ, बट क्रिमिनल मैटर में पार्टी इसलिए नहीं आया कि दोनों पार्टी के हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते भैया, केवल एक्यूज के हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट किसी भी पर्सन के अगेंस्ट है, इस पर्सन में मेल भी है, फीमेल भी है, जो भी है सब है इसमें, बट उसके हस्बैंड और उसके वाइफ रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? रेस्पेक्टिवली का मतलब कि अगर अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है हस्बैंड के अगेंस्ट है देन वाइफ, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर वाइफ के अगेंस्ट है देन हस्बैंड। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है shall be a competent witness, वो एक सक्षम गवाह होंगे। अब ध्यान देना सेक्शन 128 क्या कहती है, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया। वहां पर कहा गया है कि ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, जब मैरिज चल रही है उस दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन चाहे ओरल है, चाहे वर्बल है, चाहे कंडक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसका जवाब आप ठीक से दे पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, जब शादी चल रही है, यानी शादी के पहले दिन से लेकर जब तक शादी डाइवोर्स नहीं हुई या कोई दोनों में से एक मर नहीं गया, इस दौरान कम्युनिकेशन हुआ था। ध्यान देना, कम्युनिकेशन कब हुआ था? इस दौरान कम्युनिकेशन हुआ है, शादी के दौरान। अब इस कम्युनिकेशन के बारे में दोनों में से कोई भी गवाही देना चाहता है, फेवर में देना चाहता है या फिर अगेंस्ट देना चाहता है एक दूसरे के, कोई मैटर नहीं करता, तो उसको पहला वर्ड यूज हुआ है कि कंपेल नहीं किया जाएगा ऐसे कम्युनिकेशन को कोर्ट में आकर बताने के लिए। आपको लग रहा है जब कंपेल नहीं किया जाएगा तो ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती नहीं की जा सकती, तो इसका ये मीनिंग निकल कर आता है तो फिर वो अपनी मर्जी से तो बता सकता है, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हम उसके साथ, और वो चाहता है कि नहीं मैं बताना चाहता हूं या बताना चाहती हूं अपनी मर्जी से, तो भी बार है क्या सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? है, लेकिन कंपेल वर्ड से नहीं है। जब अपनी मर्जी से बताने लगता है तो बार आया है परमिटेड, शैल नॉट बी परमिटेड, तो परमिशन भी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अपनी मर्जी से अगर बताना चाहते हैं वो, तब भी परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या बताना चाहते हैं, क्वेश्चन इज क्या बताना चाहते हैं? ध्यान देना, अगेन बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन जो दोनों के बीच में हुआ है ड्यूरिंग, जब शादी चल रही थी उस दौरान हुआ है। अब कम्युनिकेशन में रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं, और कंडक्ट भी हो सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस एग्जाम्पल पर। उस एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सिचुएशन बड़ी अच्छी है आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। दोस्तों मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैं इंस्टाग्राम, मेरा लीगल अंडर स्कोर लैम्प, ये इंस्टाग्राम है, ये अंडर स्कोर है दोस्तों, नीचे है ये, डैश नहीं है। मैं वहां पर 3 मिनट में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन छोटे बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी सी देर में बता देता हूं। तो आप हमारे इस हैंडल को जाइए, फॉलो करिए लीगल लैम्प, जिससे कि आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर इतना मटेरियल भरा पड़ा है कि एक बार आपने फॉलो नहीं किया तो वो फिर आपसे चीजें मिस होती रहेंगी, आपके सामने फिर शायद नहीं आएगी। फॉलो कर लेंगे तो आप फटाफट फटाफट चीजें आती रहेंगी। लेकर चलता हूं आपको उस एग्जाम्पल पर। सिचुएशन को आपने सीक्वेंस वाइज देखना है। एक हस्बैंड है जो अपने पड़ोसी का मर्डर करके आया, अपने छत के ऊपर से आया है, रात का टाइम है, छत के ऊपर से आया है, छत के ऊपर से आया और बाथरूम में घुस गया। ये सब उसकी वाइफ देख रही है, वहीं से देख रही है जब छत से उसने एंट्री करी।
छत से आया, बाथरूम में गया, नहाया, नहाकर निकला और अपनी वाइफ से बोला कि आज मैं अपने पड़ोसी XYZ का मर्डर करके आया हूं और उसके घर में जो ज्वेलरी रखी थी वो सारी ज्वेलरी लेकर आया हूं जो तुम्हें मैं दूंगा एज ए गिफ्ट। क्या ये सारी बातें वाइफ को अलाउ किया जा सकता है कि वो आए कोर्ट में और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बताए? देखिए, ये सेक्शन कहती है कि हस्बैंड एंड वाइफ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट भी विटनेस हो सकते हैं और उसके फेवर में भी विटनेस हो सकते हैं। फेवर का मतलब जब हस्बैंड अपने डिफेंस में क्या अपनी वाइफ को एज ए विटनेस लेकर आ सकता है? बिल्कुल लेकर आ सकता है। मैं अभी एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको, इंटरेस्टेड विटनेस एंड रिलेटेड विटनेस का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जो अगर प्रैक्टिसिंग यंग लॉयर हैं आप, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको जरूर वीडियो को आगे तक देखना होगा दोस्तों, क्योंकि सेक्शन 126 ने अलाउ कर दिया है कि हस्बैंड और वाइफ कंपिटेंट विटनेस होंगे, लेकिन साथ में 128 को भी पढ़ना पड़ेगा। अकेले अकेले प्रोविजन को पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आता। और वहां पर कहा है कि जो कम्युनिकेशन हुआ था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं, शादी चल रही है अभी, टूटी नहीं है, उस दौरान का कम्युनिकेशन तो ना तो अलाउ किया जाएगा और ना ही कंपेल किया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस एग्जाम्पल में वो वाइफ विटनेस हो सकती है, उसको बुलाकर कंपेल किया जा सकता है, या अपनी मर्जी से बताए तो क्या परमिट किया जा सकता है? तो इसका जवाब दोस्तों आप जो भी समझें, आप कमेंट करके चाहें तो बता सकते हैं, बट मैं इसका आपको जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इस पूरी सिचुएशन में आप ध्यान से सुनिए क्या क्या हुआ है। इस पूरी सिचुएशन में नंबर एक बात, जो वाइफ विटनेस है, पहली बात तो देखिए, विटनेस किस बात का होता है? व्यक्ति फैक्ट का विटनेस होता है, किसी ओपिनियन का विटनेस नहीं हो सकता, फैक्ट का विटनेस होगा। फैक्ट क्या होता है? जो किसी भी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया है। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। इट मींस पांचों इंद्रियों में से अगर कुछ भी उसने महसूस किया है, परसीव्ड बाय सेंसेस, वो सब कुछ फैक्ट होगा और विटनेस केवल फैक्ट बोल सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में आप देखिए, वाइफ ने कौन कौन सी इंद्री से क्या क्या परसीव किया है, क्या क्या महसूस किया। स्टार्टिंग से शुरू करिए। सबसे पहले उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसके छत से नीचे आ रहा है, आंखों से देखा है, मींस ये एक फैक्ट हो गया। दूसरी बात, उसने देखा कि नीचे आया सीढ़ियों से और सीधा कहां गया हस्बैंड? बाथरूम में गया है। बाथरूम में जाना आंखों से देखा जा सकता है, इंद्री से देखा है उसकी हस्बैंड ने, उसकी वाइफ ने। इसके बाद बाथरूम से नहाकर निकल कर आया है, गीला है उसका शरीर, हो सकता है टॉवल से शरीर को पोंछता हुआ बाहर आया, वो नहाया था, ये देखा जा सकता है, ये एक फैक्ट है। बाहर निकल कर आया बाथरूम से, ये एक फैक्ट है। उसके बाद अब यहां इसको बोला है हस्बैंड ने आकर कि मैंने अपने पड़ोसी XYZ का मर्डर कर दिया, ये कान से सुना जा सकता है, ये भी एक फैक्ट है। उसने और आगे बोला कि उसके घर में जो ज्वेलरीज रखी थी वो सब मैं उठा लाया हूं, ये भी कान से सुना जा सकता है, ये एक फैक्ट है। और उसने ये कहा कि ये मैं तुझे देने के लिए लाया हूं एज ए गिफ्ट, ये भी कान से सुना जा सकता है, ये भी एक फैक्ट है। तो कितने सारे फैक्ट इस सिचुएशन में, इस सीन में इन्वॉल्व हो गए। तो यहां पर कम्युनिकेशन कितना है, हमें कंपेल किस बात के लिए नहीं करना है, ध्यान देना, कंपेल या परमिट कितने पोर्शन के लिए नहीं कर सकता लॉ। इट मींस कितने पोर्शन के लिए वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे के अगेंस्ट या फेवर में विटनेस नहीं हो सकते। तो वो है कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है उसके लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो में से आप उतने पार्ट को निकालिए जो संवाद वाला पार्ट है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट। तो कम्युनिकेशन कहां से शुरू होता है कि जब वो बाथरूम से निकलकर बाहर आया अपनी पत्नी के पास, और वहां से जब उसने बोलना शुरू किया और वो 3 सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताए, जो उसकी वाइफ ने अपने कान से सुने।
ये तीनों क्या है? ये हैं कम्युनिकेशन। और किसको किए हैं? वाइफ को किए हैं। कब किए हैं? जब शादी चल रही है, अभी टूटी। तो क्या इन 3 सेंटेंसेस को जानने के लिए इस वाइफ को कंपेल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रिविलेज मिला है हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनको इतनी बात के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है कि फिर वही ये सेक्शन किस काम की है, सेक्शन 126, तो फिर कंपिटेंट विटनेस किस बात की? लेकिन और एक बात ध्यान रखना कि जब जब हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति कंपिटेंट विटनेस है, इट मींस हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि उसको कंपेल किया जा सकता है, उसको बाध्य किया जा सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। इट मींस अगर हस्बैंड एंड वाइफ यहां पर कंपिटेंट विटनेस हैं, इट मींस इनको बाध्य किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि सेक्शन 128 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 126 में जनरल रूल है कि हस्बैंड एंड वाइफ विटनेस हो सकते हैं, कंपिटेंट विटनेस, लेकिन किस बात के लिए नहीं हो सकते, वो एक्सेप्शन है सेक्शन 128 और ये है कम्युनिकेशन। तो जो बच गए फैक्ट, अभी इस सिनेरियो में मैंने और कितने सारे फैक्ट बताए थे, वो जो बच गए फैक्ट कि वो छत से ऊपर से आया, रात को आया, मिडनाइट में सीढ़ियों से उतरते हुए आया और सीधा कहां गया? बाथरूम में। बाथरूम में क्या किया? नहाया और बाहर निकलकर आया। ये क्या कम्युनिकेशन है? क्या ये हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कम्युनिकेशन किया है? इट इज नॉट कम्युनिकेशन। एंड इफ इट इज नॉट कम्युनिकेशन, then for this part the wife is competent witness and can also be compelled as well. इस पार्ट के लिए इस वाइफ को कंपेल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट सेक्शन 128 का पार्ट नहीं। अभी पूरी 128 नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी नेक्स्ट सेक्शन है, देन डिटेल में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि आप यहां समझ गए होंगे कि सेक्शन 126 एंड सेक्शन 128 में क्या रिलेशन है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है दोस्तों कि कोई ये बुक ये कहती हो कि सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बट इन माय हम्बल ओपिनियन, एज पर माय लॉजिक, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है। देखिए, नई सिचुएशन भी तो क्रिएट की जा सकती है, नए स्टेटमेंट भी तो क्रिएट किए जा सकते हैं, वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अपना लॉजिक कि इस कारण से जी आपका ये स्टेटमेंट गलत है। बट इट इज माय ओन ओपिनियन कि वो एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कैसे है वो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश कर दी है। अब यहीं पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए एक हस्बैंड एक वाइफ को अपने फेवर में गवाही देने के लिए एज ए विटनेस बुलाता है। हमारे इंडिया में जो सिस्टम चलता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका नाम है एडवर्सरियल। यहां पर जज जो है एक रेफरी की भूमिका में होता है। वो दोनों को देखता है, दोनों को ऑब्जर्व करता है, दोनों से सुनता है, दोनों के विटनेसेस से सुनता है, देन फिर अपना डिसीजन देता है। तो यहां पर विटनेसेस को कौन बुलाता है? कोर्ट नहीं बुलाती, विटनेसेस को पार्टीज बुलाती है। सिविल मैटर्स में बात करें तो प्लेंटिफ बुलाता है, डिफेंडेंट बुलाता है, वादी या प्रतिवादी। और प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस में बात करें तो या तो प्रोसिक्यूशन बुलाता है या फिर डिफेंस बुलाता है। अब किसको बुलाता है ये मैटर करता है। प्लेंटिफ ने बुलाया, प्लेंटिफ हस्बैंड है, अपनी वाइफ को बुला लिया। उधर डिफेंडेंट भी एक पर्सन है, उसने भी अपनी, एक मेल है, उसने भी अपनी वाइफ को एज ए विटनेस बुला लिया।
तो क्या इन विटनेसेस पर रिलाय किया जाए कि ये जो विटनेस आकर बोल रहे हैं ये सच बोल रहे होंगे? क्यों क्यों ना विश्वास किया जाए भाई, जबकि सारे लोग कंपिटेंट विटनेस हैं। विश्वास ना करने के पीछे का कारण है कि ये लोग रिलेटेड पर्सन्स हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक्यूज ने अपनी वाइफ को एज ए डिफेंस विटनेस बुलाया, तो क्या उसकी एविडेंस पर विश्वास कर लिया जाए? और क्वेश्चन आ रहा है क्यों ना किया जाए? क्यों नहीं किया जाए? इसके पीछे का कारण ये हो सकता है क्योंकि हस्बैंड की वाइफ गवाही दे रही है हस्बैंड के फेवर में, तब तो बहुत सारे चांसेस है ना कि अपने हस्बैंड को बचाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक वो उसके फेवर में ही गवाही देगी। तो क्या इस बात से इसकी गवाही को रिलाय ना किया जाए, डिस्कार्ड कर दिया जाए? उधर सिविल मैटर्स में भी ऐसे ही देख लीजिए। तो आप दो वर्ड्स पर फोकस करिए, एक वर्ड है रिलेटेड विटनेस और एक वर्ड है इंटरेस्टेड विटनेस। दोनों क्या एकदम सिनोनिमस हैं क्या? दोनों सिनोनिमस नहीं है। रिलेटेड विटनेस और इंटरेस्टेड विटनेस दोनों अलग अलग बात है। रिलेटेड विटनेस तो सिंपल है कि रिलेटिव ही होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, तो वो रिलेटेड विटनेस हो गया। बट इंटरेस्टेड विटनेस जरूरी नहीं है। देखिए, रिलेटेड विटनेस इंटरेस्टेड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल और केवल रिलेटेड ही इंटरेस्टेड हो, थर्ड पार्टी भी इंटरेस्टेड हो सकती है। अब एक्चुअल में इंटरेस्टेड विटनेस कहते किसको? जिस पर्सन को इस लिटिगेशन के रिजल्ट से कोई बेनिफिट होने वाला हो। ध्यान से सुन लो, एनी पर्सन हु इज बेनिफिटेड विद द रिजल्ट ऑफ दिस लिटिगेशन, जिसके फेवर में गवाही देने आया है उसके फेवर में अगर रिजल्ट आ जाता है तो उस रिजल्ट से इस पर्सन को कोई बेनिफिट होगा। अब वो चाहे रिलेटेड है पर्सन, उसको बेनिफिट हो, चाहे वो थर्ड पार्टी है उसको कोई बेनिफिट होने वाला हो, तो ऐसे हर विटनेस को इंटरेस्टेड विटनेस कहा जाएगा। तो इसका मतलब कि इंटरेस्टेड विटनेस इज अ बिग सर्कल और इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जो रिलेटेड विटनेस है। इसका मतलब कि सभी रिलेटेड विटनेस इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आ सकते हैं, बट सारे इंटरेस्टेड विटनेस रिलेटेड विटनेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। एक केस है राजू समथिंग उसका सरनेम है, मैं यहां पर लिख दूंगा एडिट करते समय, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आई थिंक 2012 का केस है। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 टाइप में बांटा है इंटरेस्टेड विटनेसेस को, किस तरीके के इंटरेस्टेड विटनेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी, आप में नोट कर सकते हैं तो आप नोट करिए, अदरवाइज मैं यहां पर एडिटिंग में लिखने की कोशिश करूंगा। थर्ड पार्टी बट डिसइंटरेस्टेड विटनेस, कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। एक विटनेस ऐसा हो सकता है, कौन हो सकते हैं? पासर्स बाई हो सकते हैं, बाई स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, अजनबी ये जा रहा था वहीं अचानक से घटना हो गई। थर्ड पार्टी है एंड डिसइंटरेस्टेड है, उसे कोई मतलब नहीं है कि किस घर का रिजल्ट है, उसने जो देखा उसको बता। सबसे अच्छा विटनेस यही होता है। दूसरा होता है थर्ड पार्टी बट इंटरेस्टेड विटनेस। अगेन इंटरेस्टेड विटनेस है तो थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी जिसके फेवर में गवाही दे रहा है उसके फेवर में अगर रिजल्ट आता है तो इसको कोई बेनिफिट होगा, तो ये थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी इंटरेस्टेड। अब तीसरी कैटेगरी बताई, इंटरेस्टेड एंड रिलेटेड विटनेस। अब थर्ड पार्टी खत्म, अब रिलेटेड है बट इंटरेस्टेड है। क्यों है इंटरेस्टेड? मान लो हस्बैंड डिसीज्ड है, मर्डर का केस है, हस्बैंड का मर्डर हो गया, अब वाइफ गवाही देने आ रही है, तो वाइफ तो चाहेगी ना एक्यूज को सजा हो जाए हर हालत में। तो थोड़ा सा फोकस करना कि ये चाहना कि एक्यूज को हर हालत में सजा हो जाए, ये इंटरेस्ट हो सकता है।
तो तीसरी कैटेगरी है इंटरेस्टेड एंड रिलेटेड, लाइक वाइफ, ब्रदर। और चौथी कैटेगरी क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, थोड़ा सा फोकस, सिमिलर लगेगी आपको थर्ड से, इंटरेस्टेड एंड रिलेटेड बट हैविंग एनिमिटी। एक और करेक्टर ऐड कर दिया गया, हैविंग एनिमिटी, दुश्मनी थी। तो ये 4 टाइप के आपको विटनेस देखने को मिल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर इंटरेस्टेड विटनेस है और रिलेटेड विटनेस है, तो क्या इनकी टेस्टिमनी को सिर्फ इस बात से डिस्कार्ड कर दिया जाए क्योंकि ये रिलेटेड विटनेस हैं, ये तो अपनी पार्टी के फेवर में ही गवाही देंगे? क्या केवल और केवल इस बात से इनकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर दिया जाए, इन पर विश्वास ना किया जाए, रिलायबिलिटी खत्म कर दी जाए? तो बहुत सारे सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, जजमेंट्स ऐसी भी हैं जिनमें थोड़ा अगेंस्ट भी कहा गया। वो जजमेंट की लिस्ट मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है लीगल लैंप के नाम से, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इंस्टाग्राम पर भी मैं अपना उसको पोस्ट करूं, वो लिस्ट बना दूंगा एक, कितने सारे जजमेंट्स हैं जिनमें ये कहा गया कि रिलेटेड विटनेस या फिर इंटरेस्टेड विटनेस, इनकी टेस्टिमनी को केवल और केवल इस बात से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता कि ये लोग रिलेटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं। हाँ, एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस यहां पर कोर्ट्स की ड्यूटी थोड़ी बढ़ जाती है। उस कोर्ट को ये जो एविडेंस इनके सामने आई है, इसको एनालाइज करना है कॉशियसली, और जब कंक्लूजन करेंगे तो देखेंगे कि इतना कॉशियसली उसको कंक्लूड करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं इसके अंदर कोई इन्फर्मिटी तो नहीं है। दूसरी एविडेंसेस को ध्यान में रखेंगे अगर अवेलेबल है, दूसरी एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए देखेंगे क्या उनको इनकी स्टेटमेंट को, इनकी एविडेंस को कोई दूसरी एविडेंस सपोर्ट करती है या नहीं करती। देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनकी एविडेंस को कितना रिलाय किया जाए या इन पर रिलाय ना किया जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कि कोई कोरोबोरेटिव दूसरी एविडेंस है ही, सोल टेस्टिमनी ऑफ ए रिलेटेड पर्सन। सपोज बहुत सारे ऑफेंसेस घर के अंदर होते, मान लीजिए एक 498A का केस है या डोरी डेथ का केस है, तो ये ऑफेंस तो घर के अंदर होगा। तो अब ये उम्मीद करना कि घर के अंदर जो रिलेटेड पर्सन हैं, इनको छोड़ दो, इनको विटनेस नहीं बनाओ, इनको एज ए विटनेस नहीं एग्जामिन करो क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है, कोई आउटसाइडर लेके आओ। ऐसे मैटर में आउटसाइडर ने हो सकता है कुछ देखा ही ना हो सकता है कुछ सुना ही ना हो, तो विटनेस कैसे हो सकता है? तो सारे के सारे विटनेस तो उस घर के अंदर के ही पर्सन होंगे, रिलेटेड पर्सन ही हुए, और जबकि वो सच्चाई बोल सकते हैं, हो सकता है झूठ भी बोले, बट इस बात को चेक करने का मैंने पीछे स्टरलाइज्ड विटनेस का एक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक एसिड टेस्ट बताया था, जैसे धातुओं पे एसिड टेस्ट होता है सिल्वर पे और गोल्ड पर, उसकी शुद्धता को चेक करने के लिए, ऐसे ही विटनेस के ऊपर एक टेस्ट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, उस विटनेस की शुद्धता को चेक करने के लिए ओथ दिलाई जाती है, ओपन कोर्ट में उसकी एग्जामिनेशन होती है। इन सब के बाद जज साहब को डिसाइड करना है कि इसकी टेस्टिमनी पे रिलाय करूं या ना करूं। लेकिन आप ये कह करके वो रिलेटेड है या इंटरेस्टेड विटनेस है, केवल इतने मात्र से किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ जजमेंट्स में ये भी बोला गया कि ये तो रिलेटिव है, ये तो बोलेगा ही बोलेगा इसके फेवर में, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। पर आगे फर्दर बहुत सारी जजमेंट आई कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तो बहुत सारे केसेस में तो जो रिलेटेड होते हैं केवल वही पर्सन होते हैं जो विटनेस हो सकते हैं और कोई मिलेगा ही नहीं। तो कभी कभी ये आता है कि कोरोबोरेशन के लिए कोई बाहर की एविडेंस अवेलेबल नहीं है, केवल रिलेटेड विटनेस की है। तो क्या बिना कोरोबोरेटेड रिलेटेड पर्सन की एविडेंस को
रिलाय ना किया जाए, उस पर विश्वास करके डिसीजन ना दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्फर्मिटी नहीं है, रिलाय किया जा सकता है, ड्यू कॉशन के बाद कोर्ट ने प्रॉपरली उसको एनालाइज किया है और कोई उसमें कमी नहीं पाई गई, तो सोल टेस्टिमनी ऑफ रिलेटेड विटनेस पर भी डिसीजन दिया जा सकता है। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें अभी भी हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब करके आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर अपडेट लीगल लैब से आपको मिलता रहे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो आप। आज आपने ये तो वीडियो देखी, आप कोई और वीडियो भी जाकर देख लीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं। जो पुराने हैं उन लोगों को तो पता होगा, जो नए हैं देखेंगे तो पाएंगे कि यस, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, जो आपके लिए प्रैक्टिस में भी बेनिफिशियल होगा, प्रैक्टिस में तो होगा ही होगा, और किसी एग्जाम में भी आपको बेनिफिशियल होगा, और आप पुलिस ऑफिसर हैं तब भी आपको बेनिफिशियल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सेक्शन 127 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय